हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेजेस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस बुक की जो वोकैबुलरी थी वो खत्म कर ली है। तो आज का हमारा पहला इडियम है एक्लीज हील्स। इसका मीनिंग होता है कमजोर पक्ष, या हम कहेंगे एक स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अब इसको कैसे याद रखें? एक्लीज यहाँ पर एक नाम है, ये एक यूनानी योद्धा, महान योद्धा रहे हैं। और हील मतलब होता है एडी, पैर की जो एडी होता है। तो ये इसके पीछे एक कहानी है कि एक्चुअल में जब ये एक्लीज पैदा हुआ तो इसके फादर चाहते थे कि अमर हो जाए। तो इसके फादर ने, वहां पे कोई नदी थी जिसमें ये, उस नदी को ये वरदान था कि जो इसमें डूब जाएगा वो अमर हो जाएगा। तो जैसे ही इसका जन्म हुआ, उसके फादर ने उसको उस अमर बनाने के लिए उस नदी में डुबो दिया। तो उसके फादर ने उसकी जो एडी से पकड़ा हुआ था इसको, तो बाकी तो वो अमर हो गया, लेकिन जो एडी था, उसकी एडी है, वो उसका कमजोर पक्ष रह गया, यानी कि वो एडी उसकी अमर नहीं हुई। तो ऐसी कथा है यूनान के जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसे मिलता है। तो इसीलिए इसको इडम बना दिया कि एक्लीज हिल का मतलब क्या हो गया कि उसकी एडी को छोड़कर बाकी तो वो अमर था, लेकिन वही उसका वीक पार्ट था, वो इसका कमजोर पक्ष था। तो एक्लीज हिल को हम कहेंगे कमजोर पक्ष या उसकी वीकनेस। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। टू मेक ए मैटर वर्श। अब ये तो बिल्कुल इजी है। एड मीन्स किसी चीज में ऐड कर देना, यानी उसमें कुछ आप डाल रहे हो। फ्यूल मीन्स तेल डाल दिया आग में तेल डाल रहा है या घी डालने से क्या होगा, एक आग भड़केगी, तो ये वही हो गया। तो आग में घी डालने का मतलब है कि मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई झगड़ा चल रहा है, तो कोई एक आदमी उस झगड़े को कम करने की बजाय कोई ऐसी बात बोल देता है कि जो किसी एक पक्ष को पिंच हो जाती है, उसको चुभ जाती है, तो क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। यानी कि किसी मैटर को और बढ़ा देना और वर्स कर देना किसी झगड़े को, एड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब। इसका मतलब है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। अब इसको अगर हम देखें, एन आर्म चेयर जॉब यानी कि ऐसी जॉब जिसमें आप आराम से चेयर पे बैठे रहो, और चेयर भी कैसी, जिसके आर्म्स हो, यानी कि बाजू वाली चेयर, आराम से रिलैक्स होकर जिसमें आप बैठ रहे हो, ऐसी जॉब मिले आपको। इसका मतलब वो कैसी जॉब होगी, गुड इनकम जॉब होगी, यानी कि गुड जॉब होगी। तो यानी कि एक ऐसी गुड इनकम वाली जॉब जो कंफर्टेबल है। तो ऐसी जॉब जिसमें आप आराम से चेयर पे कंफर्टेबली, जॉब भी है, जॉब का मतलब क्या, आपको इनकम भी मिलेगी और आप आर्म चेयर पे बैठे हुए यानी कि रिलैक्स भी कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। अब इसको कैसे याद करें, एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स होती कुल्हाड़ी, ये हमें पता है, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। अब कुल्हाड़ी का हमें पता है, कुल्हाड़ी का काम क्या होता है, काटना उसका काम होता है। अगर मान लो कोई आपसे कहे कि ये कुल्हाड़ी आप ले जाओ और ये आपको जो भी पीसना हो आप इसे पीस सकते हो, कुछ भी चीज को ग्राइंड कर सकते हो, इसका मतलब क्या है कि वो झूठ बोल रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है। वो आपको एक्स दे रहा है, इसका मतलब वो कुल्हाड़ी आपको दे रहा है, इसका मतलब उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य है, क्योंकि एक्स तो कभी भी ग्राइंड करने के काम नहीं आती, वो हमेशा काटने के काम आती है। तो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति या स्ट्रॉन्ग विल पावर, बिल्कुल इजी है। आयरन विल क्या होगा, विल को यहाँ पर विलिंग पावर, या हमारी इच्छा शक्ति, और आयरन जैसी हो, लोहे जैसी इच्छा शक्ति, मतलब कोई उसको हिला ना सके, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद है ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मीन्स पुराना प्यार, ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। एन ओल्ड फ्लेम बिल्कुल इजी है, ओल्ड मतलब पुरानी, फ्लेम यानी कि ज्वाला, यानी कि आप किसी को मन ही मन में अंदर, किसी जो पहले आप बहुत सालों पहले किसी को इमोशनली जिससे अटैच थे, तो वो अब भी आपके अंदर वही अटैचमेंट है, तो उसको आप क्या कहोगे, पुराना प्यार। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब इससे समझ में आ रहा है कि एक ओल्ड हेड, अब हेड का मतलब यहाँ सिर ना होकर हम दिमाग से लेंगे, सिर जैसे हमारा दिमाग होता है, ओल्ड हेड यानी कि दिमाग पुराना। पुराना दिमाग का मतलब क्या हुआ कि जो पुराना दिमाग का मतलब जो ओल्ड एज्ड के लोग होते हैं उनका दिमाग, यानी कि एक्सपीरियंस, जो बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करे हैं। तो ओल्ड हेड का मतलब यहाँ हो गया एक्सपीरियंस्ड माइंड, यानी कि पुराना हेड। ऑन यंग शोल्डर्स यानी कि उसके कंधे लेकिन यंग हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा आदमी जो यंग तो है लेकिन उसका दिमाग कैसा है, एक्सपीरियंस्ड है, तो कैसा हो गया, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, यानी कि अभी वो यंग है लेकिन वो सोचता अपनी उम्र से ज्यादा अच्छी तरह सोचता है, उसे एक्सपीरियंस है।
नेक्स्ट है एन ऑलिव ब्रांच, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। ऑलिव ऑयल आपने जनरली सुना होगा, ऑलिव होता है जैतून। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि जो ऑलिव की पत्तियां होती हैं, जैतून की पत्तियां होती हैं, जैतून की जो टहनी होती है, वो एज ए शांति के लिए यूज की जाती है। कहीं पे भी हमें अगर शांति या पीस दिखाना हो तो वहां पर एज ए पिक्चर हम ऑलिव ब्रांच बनाते हैं, ऑलिव की लीफ पत्ती बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अब इसको कैसे याद रखें, पहले तो हमें डिस्कॉर्ड याद रखना होगा। डिस्कॉर्ड का मतलब ही झगड़ा होता है, कलह होता है डिस्कॉर्ड का। अब इसको कैसे याद रखें, आप डिस्कॉर्ड को याद रख सकते हैं दिस कोर्ट। इस कोर्ट में सारे झगड़े निपटाए जाते हैं, और जनरली कोर्ट होती ही किस लिए है, झगड़े निपटाने के लिए होती है। तो दिस कोर्ट जहां पर आ गई, इसका मतलब ये कोर्ट जहां पर आ गई वहां पे क्या होगा, झगड़े का निपटारा होगा। तो झगड़ा, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब हो गया कि एप्पल एक अच्छी चीज है, सब लोग उसको पाना चाहते हैं। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि एक घर में एक एप्पल है और 10 मेंबर है, फैमिली मेंबर हैं, तो वो एक एप्पल वो सबको चाहिए, तो उसके लिए वो झगड़ा कर रहे हैं। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये वो एप्पल क्या है, झगड़े का कारण हो गई, सब आपस में लड़ रहे हैं, सबको चाहिए। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, दुलारा या प्यारा कह सकते हैं, वेरी लवेबल, या फिर हम डियरेस्ट वन। एप्पल ऑफ वंस आई, जो हम जैसे हिंदी में एक मुहावरा पढ़ते हैं ना, आंखों का तारा, तो ये वो आंखों का तारा है। वंस आई, किसी की आंखों का। अब यहाँ तारा स्टार नहीं है, एप्पल है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में जब हम कोई अच्छी चीज के लिए यूज करते हैं, वो एप्पल ही यूज कर रहे हैं। जैसे हमने एप्पल यूज किया तो अच्छी चीज के लिए वो झगड़ रहे हैं, यहाँ पे एप्पल यूज किया कि वो तारा है। आगे भी हम एप्पल यूज करेंगे अच्छी हालात के लिए, गुड कंडीशन के लिए यूज करेंगे। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है किसी की आंखों का तारा होना, स्टार की बजाय यहाँ पर एप्पल है। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर को आप कैसे याद रखें, जैसे वैसे हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, एप्पल पाई, जैसे हम कहते हैं कोई चीज पाई, हमें क्या मिला, हमें एप्पल मिली, लेकिन कैसी थी वो एप्पल, बिल्कुल ठीक हालत में थी। हम ऐसे याद कर सकते हैं, मुझे एप्पल मिली जो कि बिल्कुल गुड कंडीशन में थी, बिल्कुल ठीक हालत में थी। एट ए लॉस मीन्स निर्णय न ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड। इसको कैसे याद रखें, एट ए लॉस, जैसे मान लो कोई किसी के पास कोई कंपनी है, वो लॉस में जा रहा है, तो वो लॉस में क्यों जा रहा है, एक्चुअली उसके साथ सिचुएशन क्या हुई है कि उसका जो पार्टनर है वो उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और उसकी जो गलतियां है वो उसको बता नहीं पा रहा। जैसे अब कई बार होता है ना कि हमारा अगर फ्रेंड है तो हम उसको, फ्रेंड है या फैमिली मेंबर हमारे साथ पार्टनरशिप में है, तो हम उसको जो हम कड़वी बातें होती है वो नहीं बोल पाते, तो वो लॉस में जा रहा है, उसकी कंपनी लॉस में जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रहा कि मैं उसको सच्चाई बताऊं या ना बताऊं, तो इसीलिए वो लॉस में जा रहा है। तो एट ए लॉस, कोई चीज अगर लॉस में जा रही है, इसका मतलब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहा, गुड डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसीलिए वो लॉस में जा रहा है। एट ए पिंच का मतलब है समस्या में होना, इन ए ट्रबल। अब पिंच का मतलब होता है यहाँ पे चुटकी, जैसे हम ये कहते हैं ना एक चुटकी नमक या एक चुटकी सिंदूर, तो चुटकी जो है वो पिंच है। एक तो पिंच हम चुटकी या चुकुटी काटना, जैसे हम मान लो जनरली आता है ना, फ्रेंड्स अगर सेम ड्रेस पहना हुआ है तो एक दूसरे को कहते हैं सेम पिंच, चुटकी भी काटते हैं उसको। तो ये पिंच, वो चिकोटी काटना भी पिंच है, और पिंच मीन्स चुटकी होना, चुटकी। तो आप इसको रिलेट कैसे याद रख सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं जैसे अगर उसने अपने फ्रेंड को कह रहा है कि मैं अब आपको तुझे सेम पिंच करूंगा, जैसे उसने सेम शर्ट पहनी हुई है तो सेम पिंच, तो दूसरा कहता है नहीं मुझे सेम पिंच नहीं करना वरना तुम समस्या में हो जाओगे, यानी कि तुमने मुझे पिंच किया और मैं तुझे गुस्सा मार दूंगा। तो जनरली ऐसे मजाक में भी बोल सकते हैं। तो एट ए पिंच का मतलब अगर आप उसको चुकोटी काटोगे तो आप समस्या में हो जाओगे, ट्रबल में आ जाओगे, क्योंकि उसको गुस्सा भी आ सकता है। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूर रखना या दोस्ती में रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अब आर्म्स लेंथ साफ पता चल रहा है, यानी कि आर्म्स मतलब बाजू, एक बाजू की दूरी रखना। अब एक बाजू की दूरी रखने का मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो आप दो फ्रेंड्स हैं, पहले आप अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे आपको पता चला कि जो आपका फ्रेंड है उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे आपने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी, यानी कि हाय हेलो ठीक है, लेकिन आप उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो उस अवॉइड करने, यानी कि टू फ्रेंडली नहीं होना, हाय हेलो है तो टू फ्रेंडली ना होना, उसको हम आर्म लेंथ कहेंगे। यानी कि एक आप जैसे ही वो आपको दिखा, ठीक है हाय हेलो किया और एक हाथ की दूरी से फिर आप निकल गए। तो आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दोस्ती न रखना, अवॉइड करना।
नेक्स्ट है ए डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन मीन्स कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर एनिमिटी। अब डैगर्स ड्रॉन, अब यहाँ पे डैगर्स है, डैगर्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। डैगर का मतलब होता है खंजर, यानी कि जो बड़े वाला चाकू होता है खंजर, उसका मतलब ये होता है। अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसको कैसे याद रखें, जैसे इसको हम देखें डैगर में दाग आ रहा है, दाग दे, जैसे हम कहते हैं ना गोली दाग दिया, चाकू दाग दिया उसने उसके पेट में, तो खंजर दाग दिया, तो इसे दागना, तो क्या दाग रहे हैं यहाँ पर, खंजर। एट ड्रैगन ड्रोन, तो वो उसका इतना कट्टर दुश्मन है कि देखते ही वो क्या दाग देगा, खंजर दाग देगा। तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब हो गया कट्टर दुश्मनी, इतनी कट्टर दुश्मनी है कि वो खंजर दाग देगा उसको देखते ही। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एट ईज। एट ईज मीन्स चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एंड ईज बिल्कुल इजी है। ईज मतलब ईज किससे बना है, इजी से, जैसे हम कहते हैं इजी डियर, चिंता मत करो मैं हूं इजी, तो ईज के मतलब रिलैक्स रहो, चिंता रहित रहो, फ्री फ्रॉम पेन रहो, ईज। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर्स एंड। इसका मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। अब एट वंस फिंगर्स एंड का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये हम ये कह सकते हैं कि सारी उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने उंगलियों पर ही इस चीज को सॉल्व कर देगा, यानी कि उसकी उंगलियों पर ही समस्या को खत्म कर देगा। तो फिंगर्स एंड यानी कि वंस किसी की उंगलियों पर ही वो खत्म कर देगा, यानी कि इस समस्या का हल वो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण जानकारी है। या फिर हम कह सकते हैं इसका जो सिनोनिम है वो है विद इन वंस रेंज ऑफ स्किल, यानी कि ये आप उसकी जो स्किल है उसकी रेंज के अंदर ही आता है, उसकी नॉलेज के अंदर ही आता है, यानी कि उसकी फिंगर्स पर ही एंड कर देगा इस समस्या का। जैसे हम कहते हैं उंगलियों में कर देते हैं ये तो काम हम, तो इसका मतलब यही है कि उसे पूर्ण जानकारी है इस बारे में। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब है चकित, या चकित कह सकते हो, या हम ये कह सकते हैं बुद्धि अंत कह सकते हैं, यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम से। जैसे मान लो हम डर जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, पजल्ड हो जाते हैं, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे एट वंस विट्स एंड। अब जो यहाँ पे विट है इसका मीनिंग यहाँ पर आप बुद्धि से लगाएं, बुद्धि या अक्ल से लगाएं, ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा विट्स एंड, बुद्धि का अंत हो जाना या अक्ल का अंत हो जाना या अक्ल का काम न करना, एट वंस विट्स एंड। तो आपको विट याद रखना है, अक्ल है यहाँ पर इसका मीनिंग बुद्धि है, तो जहां बुद्धि काम ना करे, पजल्ड हो जाए, कंफ्यूज्ड हो जाए। उसके बाद है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी कि अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। इसको कैसे याद रखें, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि किसी घर में 6-7 लोग आए और उन्होंने सारा सामान तोड़फोड़ कर दिया, इधर अस्त व्यस्त कर दिया, यानी कि 6-7 लोगों ने अस्त व्यस्त कर दिया उसके घर को। नेक्स्ट है हमारा एट स्टैक। एट स्टैक होता है दाव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। स्टैक का मीनिंग ही दाव होता है, दाव पर लगाना, किसी चीज को दाव पर लगा देना, स्टैक। अब इसको कैसे याद रखें, स्टैक को हम स्टॉक मार्केट से याद रख सकते हैं, स्टैक स्टॉक, कि स्टॉक मार्केट भी एक्चुअली दाव एक तरह का दाव ही होता है, रिस्क ही होता है, कभी भी ऊपर कभी नीचे आ जाता है, तो स्टैक को स्टॉक मार्केट से कर सकते हैं। तो स्टैक दाव पर, तो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा स्टैक पर रहता है, रिस्क और इनसिक्योर्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारा एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आना। एक्चुअली इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि मैथ्यू कोई ऑथर हैं जिन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया था एट द 11th आवर। और उन्होंने क्या जिक्र किया था कि वो किसी कंपनी के वर्कर्स के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि जो वर्कर्स का टाइम होता है वो 12 घंटे का टाइम शिफ्ट होती थी। तो कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो 11th आवर पे आए, यानी कि जब 11वां घंटा शुरू हो गया था तब वो काम करने आए, और उन्होंने 1 घंटा ही काम किया, लेकिन उन्हें सैलरी उतनी ही ली जो सुबह से काम कर रहे थे, उनके बराबर ही सैलरी ली। तो उस बुक में इसका इस तरह से जिक्र किया गया है। तो एट 11th आवर का मतलब होता है जस्ट यानी कि 12 घंटे का हम दिन मानते हैं, तो 12वां घंटा बिल्कुल खत्म होने, यानी कि 11th आवर का मतलब है 11 घंटे हो चुके हैं और 1 ही घंटा बचा था, बिल्कुल अंतिम लास्ट समय पर पहुंचे वो वर्कर। तो इसीलिए इसको यूज अंतिम समय में एट द लास्ट मोमेंट के लिए यूज किया गया है उस बुक में। तो ये थे आज के हमारे ए के जितने भी इडम्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी के जो इडम्स होंगे वो शुरू करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।